में बटेंगे तो कटेंगे की गूंज सुनाई देने वाली है, क्योंकि सपा के पीडीए फार्मूला के जवाब में हिंदुत्व को एकजुट करने वाला दांव चल दिया गया है। योगी आदित्यनाथ के इसी फार्मूले ने हरियाणा में हारी हुई बाजी को जीत के जनादेश में बदल दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद से बटेंगे तो कटेंगे एक कीवर्ड बन गया था। योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व वाले इसी दाव ने हरियाणा में पूरी बाजी पलट दी थी। बीजेपी का यह प्रयोग हरियाणा में पूरी तरीके से सफल रहा। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी इस टेस्टेड फार्मूले को अपनाने जा रही है, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के इस फार्मूले पर आरएसएस ने एक बार फिर से मुहर लगा दी है। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने तो इसे जीवन मंत्र जैसा बता दिया है। इधर दत्तात्रेय होसबोले का बयान आया, उधर सियासी गलियारों में भूचाल। पॉलिटिक्स पंडित अब नए सिरे से सियासी समीकरण को डिकोड करने में लगे हुए हैं। बीजेपी में लोकसभा की हार से सीख लेते हुए अपने हिस्से का होमवर्क कर लिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कोर वोटर्स ने पार्टी से मुंह मोड़ लिया था। नतीजा ये रहा कि पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी है। पार्टी को दलितों का वोट तो नहीं मिला, ओबीसी और सवर्णों ने भी कई जगह पर ठेंगा दिखा दिया। यहां तक कि कई इलाकों में राजपूतों का भी वोट नहीं मिला, जिसके बाद बीजेपी ने अपनी गलती को सुधारते हुए कोर हिंदुत्व दांव को चला है। अखिलेश भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर योगी हिंदुओं को एकजुट करने में कामयाब होते हैं तो जीत बीजेपी की ही झोली में जाने वाली है। बीजेपी ने हिंदुत्व का दांव चलकर एक तीर से दो निशाना लगाने की कोशिश की है। एक ओर जीत की गारंटी है और दूसरी ओर विपक्ष की जाति जनगणना का एकजुटता वाला काउंटर। ऐसे समय में जब पार्टियां देश में हिंदुओं को जातियों में बांटने का प्रयास कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी एकजुटता का नारा दे रही है। बीजेपी को लगता है कि अगर हिंदुओं को जातियों में बांटने में विपक्ष सफल हो जाता है तो उनकी रणनीति, उनकी राजनीति फीकी पड़ जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चुनाव में बीजेपी का हिंदुत्व वाला दांव चलेगा? क्या बटेंगे तो कटेंगे से बीजेपी को जनादेश मिलेगा? क्या पीडीए फार्मूला पर बीजेपी का एकजुटता वाला दांव भारी पड़ेगा? आखिर हिंदुओं के एकजुट होने से किसे डर लग रहा है? क्या अब जाति राजनीति पूरी तरीके से खत्म होने वाली है? आज की बड़ी बहस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होने वाला है और कहेंगे, मेहमानों से चर्चा करेंगे और पहले एक सियासी प्रतिक्रिया आपको दिखवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे धर्म संस्थान। ये हमारे गीत है, तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता, एकात्मता। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय। देखिए, लोकसभा चुनाव में जब से भाजपा की ताकत कम हुई है, संख्या कम हुई है, भाजपा हताश है, निराश है, परेशान है। इसलिए वो तरह तरह के नारे गढ़ रही है। वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन वो पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण नहीं देंगे। वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन महिला सुरक्षा पे कुछ नहीं बोलते हैं।
वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन महंगाई पे कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं बटोगे कटोगे, लेकिन पेपर लीक पे कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन अग्निवीर पे, किसानों पे कुछ नहीं बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। समाजवादी पार्टी समझती कि पीडीए तैयार है, पीडीए के लोग तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसी भी नारे का पीडीए पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब सवाल यही है कि अपने अपनी बातें, अपनी अपनी राग, अब देखना यह होगा कि इस बार क्या बीजेपी ओबीसी का जो फॉर्मूला लेकर आई है वो कारगर साबित होगी। सवाल कई हैं। सवाल क्या है, चुनाव में चलेगा बीजेपी का हिंदुत्व दांव या बटेंगे तो कटेंगे से बीजेपी को मिलेगा जनादेश। पीडीए फार्मूला पर बीजेपी का एकजुटता वाला दांव क्या काम करेगा? हिंदुओं के एकजुट होने से किसे डर है? जाति राजनीति अब खत्म होने वाली है क्या? ये सवाल है। तो इस बार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। वैसे 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन अभी 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस बार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प है। सभी सियासी पार्टियों ने पूरी जोर आजमाइश कर दी है। इससे पहले आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा में जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो किसका असर देखने को मिला। चलिए, हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। अजीत प्रताप जी हमारे साथ, रेजिडेंट एडिटर। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, नेता बीजेपी, हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और अवनीश सिंह जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अवनीश जी मैं आपसे करना चाहता हूं, एक विश्लेषण के साथ चर्चा की शुरुआत की जाए कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। कटेंगे तो बटेंगे या पीडीए फार्मूला कारगर होगा या ओबीसी बीजेपी फार्मूला अपना रही है वो फार्मूला कारगर साबित होगा? क्या आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश के ये जो उपचुनाव होने वाला है किस राह पर हम आगे बढ़ चले हैं? जी नमस्कार, सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे पैनलिस्ट को जय श्री राम। देखिए, आपका सवाल जो है वो बहुत ही बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आपने जो पहले बोला कि एक लाइन में उसका जवाब नहीं दिया जा सकता कि बटोगे तो कटोगे ही, क्या अब ये आगे पॉलिसी रहेगी। ये एकमात्र पॉलिसी है जो राष्ट्रीय स्तर पे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो भाजपा का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और जिसको आज या 2 दिन के अंदर जो कार्यकारिणी चल रही है आरएसएस में, उसमें आरएसएस ने भी इसको बल दिया है, इस कथनी को बल दिया है। पर भाजपा में कई नेता पहले भी, अगर इस शब्दशः नहीं, बट इस तरह की कई बार ये बात हो चुके हैं। तो मूलतः बटोगे तो कटोगे को राष्ट्रीय एकता के तौर पे देखना चाहिए और भाजपा ने 2014 के बाद से खास करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो मुद्दा लेकर के देश में चले हैं, जिसमें एक नेशनलिज्म भी आता है, जिसमें यूनिटी भी आता है, उसको कहीं ना कहीं ये वक्तव्य बल देता है। नंबर 1। नंबर 2, यूपी का जो चुनाव, जो एमपी का जो चुनाव हुआ, उसमें बार बार विश्लेषक ये कहते हैं और कहते हुए सुने जाते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पर हमें ये समझना होगा कि जहां तक मुस्लिम तुष्टीकरण का सवाल है, अब कांग्रेस क्योंकि यूपी के इलेक्शन से बाहर हो चुकी है, हालांकि कोई उनकी बहुत ज्यादा हैसियत नहीं है, बट कहीं ना कहीं उनके प्रेजेंस से मुसलमानों में एक एकजुटता नजर आती थी कि उनको कहाँ वोट देना है। उनके बाहर जाने से उस एकजुटता में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुसलमान जो 18 से 20% जो है इस देश में, और यूपी में कई पॉकेट्स में 30 से 32% जहाँ पे है, वहां पे एक मुश्त वोट डालता है, वो वैसा ही वोट डालेगा। भाजपा का पिच हमेशा से जो रहा है, जो मोदी जी का पिच रहा है, मूलतः वो सबका साथ सबका विकास के ऊपर ही बात करेंगे, विकास के ऊपर सबसे ज्यादा बात करेंगे। और विकास में भी जो योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल रहा है, जो क्रिमिनल के खिलाफ और मिट्टी में गाड़ने वाली जो उनकी जो वक्तव्य रही है, जनता में ये चीज ज्यादा समझदारी से अंदर जाती है, क्योंकि बिहार और यूपी एक ऐसा है जो कि जात पे बिल्कुल टूटा हुआ है। वहां कितना भी नारा भाजपा लगा ले कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो सारे एक साथ होने हो जाएंगे। पर हाँ, कहीं ना कहीं जो वोटों का बिखराव एमपी इलेक्शन में जो देखा गया था,
और जो मुसलमानों का ठीक है। एक मुश्त जो वोट पड़ा है, इसकी वजह से हिंदू में एक ना एक विश्वास है और हाँ। वो भाजपा की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। पर मोटा मोटा ये पिच योगी आदित्यनाथ रहेंगे, भाजपा की पॉलिसी रहेगी और मोदी जी का अपना वक्तव्य रहेगा, जितना से उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है, सबका साथ सबका विकास बोलते हुए। बिल्कुल। आशीष चतुर्वेदी जी, मेरा सवाल आपसे, एक तरफ आप लोगों का पीडीए फार्मूला है, दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव में हिंदुत्व का एक दाव चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, जैसा कि हरियाणा में कहा गया। फिर इसके बाद चुनाव से पहले एक चीजें आई, बड़ा बहुत तेज वायरल हुआ ये वक्तव्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो पीडीए की अगर बात कर ले तो आप लोगों की तैयारी कितनी मजबूत है? हमारी तैयारी कितनी मजबूत है आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट भी नहीं आई थी, हमारे प्रत्याशी नामांकन कर चुके थे। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किसको कितना भरोसा है अपने वक्तव्यों पे और अपने कार्यों पे। भारतीय जनता पार्टी केवल वक्तव्यों पे, बातों पे चलती है, धरातल पे उसका कुछ नहीं है। न उसके पास उतना कार्यकर्ता है, न बताने या दिखाने के लिए कोई कार्य है कि जो बता सके कि ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये हमने बना। ऐसी कोई बिल्डिंग है ही नहीं, ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं होते। तभी इनकी जो आपने रैलियों में देखा, सबने देखा कि सीटें जो है वो कैमरा आगे स्टेज पे रहता था, पीछे खाली हो जाकर वहीं। लेकिन ये जो अभी बयानबाजी जिसका जिक्र और जिसको कहा जा रहा है कि हरियाणा में, तो हरियाणा में मैं समझता हूँ जो कांग्रेस की हार हुई वो उसकी जो निजी अंदरूनी लड़ाई थी वो उसका प्रमुख कारण था हारने का, कांग्रेस का। लेकिन वोट प्रतिशत अगर आज भी देखा जाए तो उसमें शायद कुछ आधे % का फर्क है जो वोट प्रतिशत पड़ा है कांग्रेस को और जो वोट प्रतिशत पड़ा है भारतीय जनता पार्टी। चतुर्वेदी जी, मुसलमानों के वोट के ऊपर बोलिए। मैं आपसे पूछ के नहीं बोलूंगा, जब मैं बोल लूंगा तब आपका कोई सवाल हो तो मैं बोल दूंगा। अब आ जाते हैं इस पे, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो अभी ये नया जुमला आया, कौन किसको काट रहा है भाई, कौन किसको काट रहा है? सवाल तो ये सब दल से जुदा वाले क्या जो करते हैं? देश तो देखिए जब बोल लूं मैं तब पहली बार शायद आप डिबेट पे बैठे, बीच में जब मैं बोल लूं उसके बाद आपके जो भी सवाल हो, जितने सवाल हो, मैं सारों के जवाब दे देता। बीच में मत बोलिएगा, नोट कर लीजिएगा जो पूछना। अब जो सवाल यहाँ पे उठा कि ये तरीके के वक्तव्य कहना चाहिए था हिंदुस्तानियों एक हो, हिंदुस्तानियों के एक होने से भाजपा को डर क्यों लगता? अगर हिंदुस्तान का प्रत्येक आदमी एक हो जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को डर क्यों लग रहा है? सवाल ये। और सवाल ये नहीं होता कि कैसा बयान दे दिया, बयान पे कभी वोट नहीं मिलता। बयान पे देखिए, आज जनता देख रही है कि आपकी जब सरकार आई तो देश में जो कर्ज था वो 75 लाख करोड़ था और आज आपने उसको 2,10,000 करोड़ पहुंचा दिया। ये देख रही है जनता, वो पैसा कहाँ जा रहा। पेट्रोल डीजल 2014 में कितने का था, आज कितने का हो गया? आप जब 2014 में मैं आपकी तैयारी के बारे में पूछ रहा था, आप तो कमियां बता रहे हैं। आप अपने स्ट्रेंथ के बारे में बताइए, अपने स्ट्रेंथ के बारे में आप अपना स्ट्रेंथ बताइए ना, आप अपना स्ट्रेंथ बताइए। मुसलमान और यादव का वोट है। ये बेहुदे बयान या बेहुदी बातों पे नहीं करती, ये इनके संस्कार, इनकी परवरिश। मुझे आपके स्ट्रेंथ के बारे में जानना था, आप अपने स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बता रहे, बीजेपी कमियां बता रहे। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई मेजर आशीष चतुर्वेदी, आपकी बात आ गई। मैं आपसे स्ट्रेंथ पूछ रहा था, आप कहीं और मुद्दे डिरेल कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, ठीक है। आशीष जी, आपकी बात आ गई, आपने अपने टाइम्स में सिर्फ अपनी बात नहीं बता पाए, आपसे जब सवाल पूछा। ठीक है अवधेश जी, अवधेश जी, मेरा सवाल आपसे कि अभी आशीष चतुर्वेदी कह रहे हैं कि उनकी तैयारी आपसे बेहतर है, उन्होंने पहले लिस्ट जारी कर दिया, इसलिए उन्होंने पीठ अपनी थपथपा ली। स्टार प्रचारकों, 1 मिनट भाई, ठीक है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी उन्होंने जारी कर दिया है। चतुर्वेदी जी, रैली नहीं है जहां आप अकेले बोलेंगे। देखिए अभी का बिहेवियर देखिए। आशीष चतुर्वेदी जी, आशीष चतुर्वेदी जी, बाबा आप ही लगातार बोलेंगे, औरों से सवाल न पूछूं, औरों से सवाल न पूछूं मैं। आशीष चतुर्वेदी जी क्या बोल रहे हैं? अरे थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी मतलब 4 वेदों के ज्ञान जिनको होता है, चतुर्वेदी मतलब 4 वेदों का ज्ञान। तो थोड़ा सुनिए, औरों को सुनने दीजिए, औरों से सवाल पूछ लेता। अवधेश जी, मेरा सवाल आपसे। अरे देखिए ना कैसे बोल रहे हैं,
देखिए कैसे बोल रहे हैं, देखिए कैसे बोल रहे हैं। अगर बात सुननी नहीं होती है तो ये देखिए, अगर लगा हो भाजपा का झंडा तो समझ लेना कोई इस हरे तरीके रंग का की कुर्ते में होगा बातें झंडा। करके आप क्या दिखाना, एक मिनट, इस आशीष चतुर्वेदी जी, मत दिखाओ। आशीष चतुर्वेदी, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करके अपना आप चैनल क्या खोल दिखाना लीजिए चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? क्या साबित आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप बहुत ज्ञानी हैं, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप ज्ञानी हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? मैं जो पूछ रहा हूं उसको बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं? टीवी पे आके इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके आप क्या बताना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बातों का गुणगान करें। अरे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पे कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी वोट मांग रहा है, चाहे मोदी हो चाहे योगी मांग रहे हैं। इनका ऑडियो नीचे करो भाई, इनका ऑडियो नीचे करो, ठीक है। अवधेश जी मेरा सवाल आपसे, अवधेश जी मेरा सवाल आपसे, तो सपा के लोग बेरोजगार है तो इसका जिम्मेदारी मोदी इस की नहीं तरीके है। के मैं देखता हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो जुड़ते हैं ना, वो अलग तरीके से ट्रैक कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। मुसलमान को बच्चा पैदा करने से क्यों नहीं रुक रहे हैं? आप मुसलमान को बच्चा पैदा करने से क्यों नहीं रुक रहे हैं? आप मुसलमान को बच्चा पैदा करने से क्यों नहीं रोक रहे हैं? बच्चा पैदा कर रहे मुसलमान और मोदी जी ने उनको नौकरी, ये बच्चा है। आप बांग्लादेशी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? आप रोहिंग्या के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? आप बांग्लादेशी मुसलमान के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? आप रोहिंग्या के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? चलिए ठीक है, अवधेश जी मेरा सवाल आपसे, अवधेश जी आपकी तैयारियां कैसी है बताइए। ठीक है, लगातार मैं आशीष जी मैं आपको नहीं एंटरटेन कर पाऊंगा, मेरे लिए सारे पैनलिस्ट बराबर हैं, मेरे लिए सारे पैनलिस्ट मेरे मेहमान हैं। अवधेश जी जी आवाज आ रही है। चलिए आप बताइए किस तरीके से तैयारियां हैं। ठीक है आशीष जी, लगातार आप नहीं बोलेंगे और पैनलिस्ट भी हैं, सबको बराबर, हमारे लिए सब बराबर है। भैया केवल दो गुजरातियों का फायदा कर रहे, पूरा देश जाए बाहर में। अगर लगा हो सपा का झंडा तो समझ लो गाड़ी में है तो हरे रंग का गुंडा, हरा कुर्ता पहन के होगा कोई गुंडा, उसी का परिचय दे रहे हैं ये। कुर्ते के रंग से छोड़ दो। चलिए ठीक है, अरे अवधेश जी आप बोलिए, वो नहीं चुप होंगे, आप बोलिए। मेरा सवाल आपकी तैयारी कैसे है, आप अपनी बात रखिए। आपकी बुआ जी ने बोला था मायावती भाई, एक अस्पताल बता दो जो योगी जी ने बनाया, एक अस्पताल बता दो। आशीष भाई थोड़ा शांति प्रदान करो। अरे आप अब सुनिए ना, बीजेपी प्रवक्ता सुनेंगे, सिर्फ आप ही बोलो। अभी आपके भर्ती होने का उम्र नहीं है। एंसेफेलाइटिस जहाँ पे 35-40 हजार बच्चे हर साल मरते थे, वो बीमारी का नामो निशान हटा दिया योगी जी ने। तो एंसेफेलाइटिस 5,000 से 10,000 बच्चे डेली मरते थे। ठीक है अवनीश सिंह जी, आप थोड़ा प्लीज और अन्य लोगों को भी बोलने दीजिए, क्योंकि हिमांशु जी इतनी देर से इंतजार करें, वहां तक जा ही नहीं पाया हूँ। अवधेश जी आप बोलिए अपनी बात, अपनी तैयारी के बारे में बताइए। ये जो अपने चतुर्वेदी जी है ना, बड़े विद्वान है, आज कैसे इतना गुस्सा हो रहा है पता नहीं। ये तो काफी अच्छे, पता नहीं, मैं भी देखता हूँ चतुर्वेदी जी हमेशा शालीनता से जवाब देते थे, आज पता नहीं क्यों इतने गुस्से हो रहे हैं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि चुनाव में कोई गड़बड़ी हो रही है। और हमारी तो तैयारी अब इन्होंने बता दिया, इनका गुस्सा ही बता रहा है किस तरह से भारतीय चुनाव लड़ रही है। ये निशान चतुर्वेदी जी का गुस्सा बताया। सबसे ज्यादा बलात्कार निशान भाई देखिए सबके बीच में बोल रहे हैं। अभी हम मुझे ज्ञान दे रहे थे कि बीच में मत बोलो, अब ये सबके बीच में बोल रहे हैं। अरे आशीष चतुर्वेदी जी आज क्या हो गया सर आपको? अरे आशीष जी क्या हो गया, आप तो बड़े गंभीरता से बात करते थे। आशीष जी आज क्या हो गया? अरे आशीष जी आज क्या हो गया? मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी क्या हो गया आज आपको? आज क्या हो गया है, कोई दिक्कत आ गई? ये इलेक्शन हार रहे हैं इसीलिए ये डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। चलिए अवधेश जी आप अपनी बात करिए, बताइए कि आप लोगों की तैयारियां के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। आप अगर अपनी बात तो रखिए। देखिए आशीष चतुर्वेदी जी ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी साहब। हरे रंग का कुर्ता पहन के अरे देखिए सिंह साहब आप भी कलर पे मत जाइए, थोड़ा चर्चा कर लेने दीजिए, एक सार्थक चर्चा हो जाए। अवनीश जी आप बोलिए, उपाध्याय जी।
देखिए ऐसा है सौरभ भाई, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता जो है उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जिस तरह से 2017 में 2022 में एक शासन वाली डबल इंजन की सरकार चुनी, उसी तरह से इन उपचुनावों में भी उत्तर प्रदेश की जनता यही सरकार को चुनने वाली है। उनको चाहिए सुशासन, उनको चाहिए युवाओं को जो उनके रोजगार मिल रहा है। आज मैं बताऊं आपको, अभी कौन पीछे सा रोजगार दे दिया भैया? आई किया 8 बार तो आपके पर्चे लीक हो गए, कंपनी है संविधान कर दिया, कौन सा रोजगार बताइए ना, 500 कौन सा करोड़ रोजगार? का 500 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में किया है। 8 बार तो आपके ऐसे पर्चे बात लीक नहीं हो होती। गए। यूपी का जीडीपी 15वें नंबर पे था, आज तीसरे नंबर पे है। यूपी का जीडीपी आपके जमाने में 15वें नंबर पे था, आज तीसरे नंबर पे है देश में। ऐसी जुमलेबाज है वो, मैं उसकी तो बात मान सकता हूँ, वो तो जुमलेबाज है ही है, वो जहाँ जाता है वहीं जुमले पे जुमले मारता रहता है। अब आप इस तरह की बात करेंगे तो भाजपा आपको टोपी चोर बोलेगा। अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो भाजपा आपको टोपी चोर बोलेगा। डिबेट शुरू हुई है तब से बोले जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा ना। आपके पर्चा हो रही है, कोई ये मतलब हो रहा है आशीष भाई, हवा में दे रहे थे क्या? पर्चे लेके मतलब हो रहा है क्या? गांव सेवक पे गोली चलवा करके सरकार बनाने वाली बाकी का तो कोई चले ठीक है हिमांशु जी, मेरा सवाल आपसे, ठीक है, मेरा किसी पार्टी से सवाल नहीं है, ठीक है, अब पत्रकार से बात कर लेते हैं, पत्रकार से बात कर लेते हैं। ऑडियो थोड़ा बढ़ाया जाए, पीसीआर टीम थोड़ा ऑडियो बढ़ाया जाए, ऑडियो कम आ रही है, ऑडियो बढ़ाइए प्लीज। ऐसे लोगों को मत बुलाया कीजिए जिनको सवाल का जवाब देना नहीं आता हो। ऐसे लोगों को नहीं दिया जा रहा। ठीक है, ओके हिमांशु जी, ओके ठीक है। देखिए मैं आपसे, आप लोगों से बड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं, एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए, एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए, आप चारों लोग प्लीज, एक निवेदन। आशीष चतुर्वेदी जी, आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी सुनिए, आशीष जी सुनिए, पूरे डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी सुनिए, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, भारी भरकम नाम है, प्लीज सुनिए, सुनाई तो देना चाहिए। आप निवेदन है, अपने टर्म्स में ही बोलिए ना। जो बोल रहा है बोलो, मगर एक के बाद एक बोलो। सौरभ जी, थोड़ा जो स्पीकर जो होता है उसको डाउन कर दिया करो आप भी। नहीं ठीक है आशीष जी, रिक्वेस्ट है, आप अपनी बारे में बोलिए। आज पता नहीं क्या हो गया, आप इतने गंभीरता में, आपके साथ डिबेट बहुत अच्छा लगता है, बहुत गंभीरता से बात करते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया आज आपको, अच्छा नॉलेज, आज पता नहीं क्या हो गया है चतुर्वेदी जी आपको। हिमांशु जी, मेरा सवाल आपसे, हो सकता है कहीं से टिकट मांग रहे हो, आज की टिकट नहीं मिला हो। नहीं ठीक है हिमांशु जी, मेरा सवाल आपसे कि अब ये जो चुनाव है किस ट्रैक पर जा रहा है। देखिए एक तरफ पीडीए का फार्मूला, दूसरी तरफ अब है बीजेपी जो है वो ओबीसी को रिझाने की पूरी कोशिश करे, क्या है आपका एनालाइज, बोलिए। देखिए बड़ा सीधा साधा एनालिसिस है। 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजे आप देख रहे, लोगों को मिला हुआ वोट देख रहे, उसके बाद वो सिंथेसाइज करे कि हरियाणा में जाके योगी आदित्यनाथ ने ये क्यों बोला, बटोगे तो कटोगे। वजह इसकी ये है, मैं आपको इधर आंकड़े देता हूं, हर एक पार्टी के लिए ये समझना चाहिए। बीजेपी को मिला था 41.37% वोट, एसपी को मिला 33.59% वोट, मगर उनके पार्टनर इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला 9.46% वोट। तो ये लोग बहुधा सीधे जीत गए। अभी योगी जी ने इसके बाद ही हरियाणा में जाके क्यों कहा कि बटोगे तो कटोगे, उसकी वजह यह है, अगर आप 2019 का वोट शेयर देखें तो बीजेपी का वोट शेयर था 49.98%, जो घट के हो गया 24 के अंदर 42%, 41.37, 41.37। और ये जो डिफरेंस आया ना, ये क्या था, ये किसी और के लिए नहीं था, बीजेपी का कोर वोटर, हार्ड कोर हिंदू वोटर बीजेपी से विमुख हो गया था। उनको अच्छा लगे न लगे ये बात स्वीकारनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो नतीजे आ रहे हैं, डॉक्टर साहब मुझे बता लेने दीजिए पहले, फिर मैं सुनूंगा आपकी। और ये जो बटोगे तो कटोगे, मैं ऐसा कहूंगा, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर मैं प्यार से बोलूंगा यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। आशीष जी को कुछ और लगता है, बोल दिया बटोगे तो कटोगे, एक सीधा साधा मेरे जैसा आदमी जो रोड पे बैठ के नेताओं को सुनता है, उसके ऊपर से उसका मन तय करता है
उसकी भाषा में जब उन्होंने बोला तो लोगों को बुरा लग गया। वही बात अखिलेश जी की है। वो पीडीए की बात कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से सही बात कर रहे हैं। उनका वोट प्रतिशत एक जमाने में सब बीएसपी से कम था। मेरे पास तो यहाँ सब आंकड़े हैं 2012 के चुनाव से। जी जी, मैं अगर बताने लगा तो 10 मिनट निकल जाएंगे, इसलिए नहीं बता रहा हूं। तो उनका वोट शेयर बढ़ा है क्योंकि उन्होंने एक तरफ वोट का कंसोलिडेशन किया है जी। जब एक तरफ आप ध्रुवीकरण करोगे तो उसका एवरी एक्शन विल हैव अ नेचुरल रिएक्शन। यस, एक्शन का रिएक्शन आएगा। अगर भाजपा हिंदुत्व का ध्रुवीकरण करेगा तो सामने माइनॉरिटीज का ध्रुवीकरण दूसरी तरफ होगा। यह बात हमें समझ के चलनी चाहिए। 30-35 साल से पत्रकारिता करते मेरी तो समझ में इतना आ गया है कि वोटर तो एक ही है साहब। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यस, अभी वो किसके साथ यूनाइटेड होता है वो सबसे बड़ी बात है। कोई बोलेगा ओबीसी, कोई बोलेगा दलित, कोई बोलेगा पिछड़ा, कोई बोलेगा आदिवासी, कोई बोलेगा हिंदू, कोई बोलेगा मुस्लिम। अल्टीमेटली वो ही वोटर होता है जो डिसाइड करता है एक चुनाव में कि क्या होना जी। अभी यहां 9 सीटों की जब हम बात कर रहे हैं, उपचुनाव की बात कर रहे हैं, इसका महीना 2027 से है। और वजह यह भी है कि समाजवादी पार्टी इतनी आक्रामक दिख रही है। उसकी वजह यह है कि उनको पता है यही चांस है 2027 का। बिल्कुल, अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल यही समय है, सही समय है। ठीक है, ठीक है अवनीश जी, अब एक छोटा सा, ठीक है हिमांशु जी, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। अवनीश जी, एक छोटा विश्लेषण मैं चाहूंगा हिमांशु जी को कोट करते हुए। देखिए, उन्होंने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी न्यूटन थर्ड लॉ भी बोल दिया अपने संबोधन में, अपनी बारे में। मैं ये समझना चाहता हूं, देखिए समाजवादी पार्टी इस बार वास्तव में आगे दिख रही है। सबसे पहले उन्होंने लिस्ट जारी कर दिया, स्टार प्रचारकों की लिस्ट अभी आ गई है। बीजेपी इस बार अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी से अभी पीछे चल रही है, तो क्या अखिलेश जी ये बेहतर समझते हैं कि यही समय है, सही समय है? क्योंकि लोकसभा चुनाव उनको याद है किस तरीके से पीडीए का फार्मूला जो था उनका हिट रहा है, और बीजेपी के पास इसका क्या काट आपको लगता है? मैं अवनीश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन आपसे मैं एक विश्लेषण चाहता हूं, राजनीतिक विश्लेषण। अवनीश जी देखिए, मैं क्योंकि अभी इलेक्शन खत्म हुआ है हरियाणा का, इसलिए मैं उसका एग्जांपल लेके बताता हूं कि बहुत आगे तक, जब तक रिजल्ट नहीं आया उसके 1 हफ्ते 10 दिन तक सारी जगह ये फैला हुआ था, ये विश्वास बना हुआ था कि कांग्रेस बहुत आगे निकल गई है और कांग्रेस 65 से 70 सीटें जीत रही है। तो हमें एज अ पॉलिटिकल पार्टी इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि हम कब पीक करते हैं। ये आपका कहना बिल्कुल जायज है कि 2024 के एमपी के इलेक्शन के बाद से अखिलेश यादव की जो पब्लिक पोस्चरिंग है, जब वो पार्लियामेंट में बैठते हैं तो अखिलेश जी को अपने बगल में बैठाना, हर बात पे खड़े होकर बोलना, फ्रंटल अटैक करना, उसमें कई बार वो गलत भी हो जाते हैं। जब उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग कर दी, जो रेप पीड़िता थी, जो एक मुसलमान ने उसका रेप कर दिया था, उसी के डीएनए की उन्होंने मांग कर दी थी, तो कई बार वो गलत भी हो जाते हैं, पर वो फ्रंट फुट पे खेलते हैं और यही उनकी शैली रही है। 2022 के इलेक्शन में भी आपको याद होगा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा बोलती थी कि 2 सीट छोड़ करके हम बाकी 400 सीट जीत रहे हैं। ऐसा हुआ भी नहीं। तो एज अ प्रेस जर्नलिस्ट जो हमको दिखता है और जो ग्राउंड रियलिटी होती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा 2024 के इलेक्शन के बाद उठ के कदम रख रही है, कोई गलती नहीं करना चाहती है, और इसी वजह से ऐसा जान पड़ता है। पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी लोग ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, हम जैसे कुछ पत्रकार जो बिहार और यूपी में बेस्ड है, हम लोग ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, आपको विश्वास दिला सकता हूं कि बड़े कांटे की टक्कर है। मेरा कहीं ये मानना नहीं है कि पीडीए आगे है या योगी आगे है, पर योगी के इस वर्जन ने बटोगे तो कटोगे ये इनको अंदर तक हिला दिया है, क्योंकि इनको अपनी वोट बैंक हिलती हुई नजर आ रही है। और अगर मुसलमान जो कि घर, अपनी गैस, हर तरीके का लाभ लेने के बावजूद, ये प्रवक्ता साहब आशीष दा कह रहे थे नौकरी के बारे में बताओ, भाई नौकरी भी उनको मिली है, जहां पे उनका 7% रिप्रेजेंटेशन था, आज 17 से 20% रिप्रेजेंटेशन केवल मुसलमानों का है। तो ये देश जान गया कि मुसलमान संसाधन का इस्तेमाल तो देश का कर रहा है, पर वो तुष्टीकरण के आगे वो नतमस्तक हो रहा है। उनके लिए धर्म से आगे देश नहीं हो सकता है। इसीलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आधार बनाया गया। जैसा कहा हिमांशु भाई ने, यूनाइटेड वी स्टैंड को एक नया वक्तव्य दिया गया।
बटोगे तो कटोगे। जब हमने बांग्लादेश में ये हालत देखी तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाजपा पुनः 45 से 47% अपने वोट पे जाएगी और ये बड़ी काटे। ठीक है अवधेश जी, मेरा सवाल आपसे, बीजेपी के प्रवक्ताओं से या नेताओं से बोला जाए, पूछा जाए तो हमेशा कहते हैं हमेशा 24/7 जो है हम एक्टिव मोड में रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? आप पीछे चल रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी ने पहले अपना लिस्ट भी जारी कर दिया, स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दिया। इस बार क्या कुछ दूर की सोच रहे हैं क्या आप लोग? नहीं सौरभ जी, देखिए लिस्ट जारी करने से कोई आगे पीछे नहीं होता है, ये सत्य है और ये सब जानते हैं। विपक्षी दल भी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि विपक्षी दल हमें फॉलो भी करते हैं। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे यहाँ, मैंने पहले ही आपको कई बार बोला है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता देश पार्टी, यहाँ कोई नेता नहीं, यहाँ सभी लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं। यहाँ कोई इंतजार नहीं करता कि कल को चुनाव आएंगे तभी हम निकलेंगे घर से बाहर। नहीं, चुनाव आए या नहीं आए, हमारे जो कार्यकर्ता हैं सभी मिलकर काम करते हैं जमीनी स्तर पर 24 घंटे 12 महीने 7 दिन, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी चुनाव का रिजल्ट आएगा वो बता देगा। अब रही बात बटोगे कटोगे, ठीक है, इसी पर चर्चा कर रहा है पूरा विपक्ष आज समय। ठीक है, पूरा यूपी की बात नहीं कर रहा मैं, पूरा भारतवर्ष आज के समय में ये कह रहा है बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। क्यों? क्योंकि इसका आप इतिहास उठा के देख लीजिए ना। लाहौर में भाई 1/3 हिंदू सिख थे, वहां पर क्या हुआ हिंदुओं के साथ, सबने देखा। आपके काबुल में देख लीजिए आप, अभी पीछे बांग्लादेश में क्या हुआ हिंदुओं के साथ, मैं बता रहा हूं बांग्लादेश में क्या हुआ हिंदुओं के साथ, सबने देखा। इसी तरह से देश का जो विपक्ष है पूरी तरह से हिंदुओं को आपस में तोड़कर उनको कमजोर करना चाहता है, ताकि जैसे बांग्लादेश में हुआ, कश्मीर में हुआ, काबुल में हुआ, अगर पाकिस्तान में हुआ, उसी तरह से भारत में हो सके। लेकिन ये जो मंसूबा है विपक्ष का, ये पूरी तरह से विफल रहेगा। देश का हर व्यक्ति जान चुका है कि देश का जो विपक्ष है इस समय केवल एक वर्ग हिंदू को तोड़ना चाहता है। तभी ये मुस्लिम समुदाय की जो 40 जातियां उनकी बात करते हैं कि ये लोधा है, ये वो है, ये वो है, नहीं करते। लेकिन हाँ, हिंदुओं की जातों की बात करेंगे कि ये भाई ठाकुर है, क्षत्रिय है, गुर्जर है, जाट है, और ये जाटव है, ये लोधी है, ये कुछ है। लेकिन ये मुस्लिम में जो 40 जातियां हैं उनकी कोई बात नहीं करता। तो ये बात यादव को बंधुआ बनाया हुआ है, यादव को ये बंधुआ मजबूत रखते हैं, अपने परिवार के बाहर यादव को टिकट नहीं देते हैं। ये बिल्कुल अपने परिवार के बाहर तो यादव को भी टिकट नहीं देते हैं। और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आप बताइए ना, जब समाजवादी पार्टी के जो विधायक है महबूब अली, क्या कहते हैं वो आपको याद होगा। चलिए, अब आपने ये आरोप लगाया तो ठीक है, मैं समझ लेता हूँ मेजर आशीष जी से। ठीक है, ठीक है सर, 2024 में, ठीक है। अब देखिए, अब मेरा सवाल, ठीक आशीष, ठीक है अवधेश सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपसे विश्लेषण लूंगा। आप अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं, मैं विपक्ष से सवाल लेना बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया की तरह खत्म कर दूंगा। अगर मेनन के जनाजे में शामिल था वो आदमी, कहीं ना कहीं जनाजे में शामिल था, अब वो आदमी भारत आज के समय में कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। चलिए ठीक है आशीष जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि हिंदुओं के एकजुट होने से किसी को डर है क्या? अगर हिंदू एकजुट होते हैं किसको डर है? अभी कहा गया है कि कई सारे एग्जाम्पल्स आपने सुने, मैं चाहता हूं आप भी बताएं। देखिए, जितनी चिंता जो हमारे लोगों ने और जो भारतीय जनता पार्टी एक दिखावा करती है कि उसे हिंदुओं की बहुत चिंता है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, क्या मोदी सरकार ने एक भी हिंदू को पनाह दी? नहीं, एक भी हिंदू को पनाह। लोग कैसे आप बात करते हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है सर, कैसे बात करते हैं? बीच में मत बोलिए, जब मैं बोलूंगा तो आपको परेशानी होगी, या तो मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। चलिए अच्छा ठीक है, आप बोलिए आशीष जी, फिर मैं जवाब अवनीश जी आपसे लूंगा। ठीक, वहां से वो थी शेख हसीना, ये है आपका हिंदू। क्या आपने यूएन में वो मसला उठाया? क्या मोदी सरकार ने यूएन में उसको उठाया कि इसको रोका जाए? नहीं उठा, आपने नहीं उठा। ऑफिशियली जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो लड़ाई अभी जो चल रही है इधर पे, ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट किसके साथ है? इजराइल के साथ है या पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं?
ऑफिशियल स्टैंड ऑफ मोदी गवर्नमेंट इज पॉलिसी है, पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। आप इजराइल के साथ नहीं है मोदी सरकार, बिल्कुल पैलेस्टाइन को भी कर रहे हैं, इसराइल को भी कर रहे हैं। आपके जैसे हमारे को नहीं कर रहे हैं, आप को कर रहे हैं। अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए, मैंने कहा ना, या तो कुछ पूछना हो तो नोट डाउन कर लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन बीच में मत बोलिए, या तो फिर मैं भी बोलूंगा, फिर आपको दिक्कत होगी। अब रहा सवाल हिंदुओं के एक होने का, मैंने पहली बात कहा था, ये हिंदुस्तान है, यहाँ रहने वाला हर एक व्यक्ति जो चाहे जिस भी धर्म जाति समुदाय से आता, वो हिंदुस्तानी है। हम उसे सिर्फ हिंदुस्तानी मानते हैं। हम उसे हिंदुओं को एक करके अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए काम नहीं करते। क्या मतलब है? हम जो बनाते हैं वो दिखता है। अबे हम मैं सारे मतलब बताऊंगा कि आपको आंकड़ों के साथ। आज सिर्फ आप इधर गूगल पे कर लीजिएगा कि जो अडानी साहब हैं, मोदी जी के प्रिय मित्र, जिनके हवाई जहाज में उड़ के जाया करते हैं, वो उनके ऊपर आज 2,40,000 करोड़ का जो है बकाया है। 2,40,000 करोड़, इतना जो लोन है मोदी जी की छत्र छाया में उनको मिला हुआ है। कितना वापस आएगा, कितना नहीं आएगा, आगे भविष्य का। तो बात ये होती है कि जनता ये नहीं देख रही कि कौन हिंदू जगा रहा है, कौन हिंदुत्व कब से है, आज से 5,000 6,000, मतलब युग युगांतर से चला आ रहा है। उसे बचाने के लिए किसी योगी, मोदी, भाजपा, आरएसएस की जरूरत नहीं। 100 साल की गुलामी भूल गए, कोई गुलामी भूल रहे हैं क्या? माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो हिंदुत्व को खत्म करने की 800 साल की गुलामी याद है। हिमांशु जी, आऊंगा मैं आपके पास, ठीक है, सुन ले मेजर साहब को, सुन ले। बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात करना कि हिंदू खत्म हो जाएगा, हिंदू खतरे में आ जाएगा, बच जाएगा, अरे साहब, जो हिंदुस्तान का हिंदू है उसकी तो चिंता कर लीजिए। वो खाएगा क्या, उसका बच्चा पढ़ेगा कहाँ, वो नौकरी करेगा कहाँ, उससे चलता है, उससे वोट मिलता है। क्योंकि बाकी जितनी ये जो बातें होती है उनसे कुछ नहीं होता। वो आपने 1-2 बार कर ठीक है, धर्म का जो चलिए आपकी बात आगे सर। अब ठीक है, अवनीश जी, ठीक है, अवनीश सिंह जी, आप कुछ अब जवाब देना चाह, आशीष जी ने कहा था कि आपने नोट कर लीजिए, इनके बातों का जवाब अब आप दीजिए, क्योंकि ये आपसे ही कहे थे। अब आप पहले, आप फिर हिमांशु जी, मैं आपके पास आऊंगा फिर इसके बाद। अवनीश जी, आप बोलिए। पूरा जवाब है। देखिए, आशीष जी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हिंदू एक होना चाहिए। मुझे भी ऐसा विश्वास है कि आशीष जी चतुर्वेदी है, वेदों के ज्ञाता हैं, पूर्वज इनके वेदों के ज्ञाता रहे हैं। इनको पता है कि हिंदू 5,000 साल से है। और आपको यह भी पता होगा चतुर्वेदी जी कि इसी हिंदू के देश में 800 साल की गुलामी भी हम लोगों ने झेला है। अब झेला क्योंकि हम बटे थे। कोई हिमू ने ही बुलाया था आक्रांता को, कोई हिंदुस्तानी ने ही बाहर के आक्रांता को बुलाया था। मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनी कोई हिंदुस्तान में खुद से नहीं आए थे, तो बुलाए गए थे। और जब यहाँ आने के बाद उन्होंने हिंदुओं में फूट देखा, तब 800 साल हमने गुलामी किया है। योगी जी और मोदी जी और भाजपा ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के माध्यम से इस देश को सिर्फ यही बताने की कोशिश की है कि देश बचेगा तब एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, देश बचेगा तब हमारा धर्म बचेगा, देश बचेगा तब कोई सोसाइटी जिंदा रहेगी, वरना आप और हम जजिया देते हुए नजर आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो 12 से 13% मुसलमान थे, आज आपके यहाँ हिंदुस्तान के कम से कम 42 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे वो 70% से ऊपर हो चुके हैं। क्यों ये डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है? और जहां जहां ये डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है वहां पे पत्थरबाजी बढ़ रही है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बंगाल हो। आपने यूपी का पूरा सारा का सारा कांड आपने देखा है। तो चतुर्वेदी जी, पार्टी पॉलिटिक्स मैं नहीं करता हूं, आपकी कंपल्शन हो सकती है, ठीक है, देश बचना जरूरी है। और जैसा हिमांशु जी ने कहा, अंग्रेजी में यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, उसी का नया नारा है। कटोगे बटोगे तो कटोगे। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अगर आपकी पार्टी ने छोड़ा है, जाति पार्टी में आपके पास आऊंगा, एक तरफ आपके पास हिंदुस्तानी कहते हैं और दूसरे तरफ आप पीडीए को अलग करते हैं, पिछड़ा को अलग करते हैं, दलित को अलग करते हैं, आदिवासी को आप अलग करते हैं। तो यही आपका अलगाववादी है। और एक तरफ आप मुस्लिम को जोड़ते हैं वोट जिहाद के नाम से, यही आपकी तुष्टि कर रहा है। ठीक है सिंह साहब, आपकी बात आ गई। चलिए आशीष जी, कुछ कहना चाहते थे, कम शब्दों में जवाब दीजिए प्लीज। मैं बिल्कुल अभी इतिहास को बताया उन्होंने, लेकिन इतिहास में ये नहीं बताया कि जब टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो उनको धोखा देने वाला कौन था अंग्रेजों के साथ जब वो लड़ रहे थे। आपने अखिलेश जी के डीएनए टेस्ट पे आपने ये नहीं बताया कि वो डीएनए टेस्ट में जिस मुसलमान पे आरोप लगा था वो गलत साबित हो गया, ये नहीं बताया आपने।
है ना, आप ये बताना भूल गए कि आप DNA रिपोर्ट लेके अगर बैठ जाते तो मुझे अच्छा लगता। वो खारिज हो गया। वो चलिए, अब अगर आप मैं आपकी बात बैठते, समझ गया, FSL आपकी का बात हिमांशु मुझे जी, अच्छा लगता। हिमांशु जी ठीक है। अगर आप रिपोर्ट मेरा लेके सवाल बैठते DNA टेस्ट का, मेरा सवाल ये इस बात डिस्कशन से करूंगी। थोड़ा अलग है। जानकारी नहीं है जरा सी तो बात भट्ट करूं साहब मैं? ठीक है चतुर्वेदी जी, भट्ट साहब मेरा सवाल इस डिस्कशन से थोड़ा अलग है। इस हाँ, बताइए। देश में कब हिंदू मुसलमान से आगे उठकर हम बात करेंगे? युवाओं के लिए हम कब बात करेंगे? डेवलपमेंट के लिए कब बात करेंगे? हॉस्पिटैलिटी के लिए हम कब बात करेंगे? जो मूलभूत सुविधाएं हैं हम उन पर कब बात करेंगे? वो दिन, वो शुभ घड़ी आएगी या हम लोग खाली हिंदू मुसलमान इसी तरीके की बात करते रहेंगे? भट्ट साहब इसका जवाब दूं उससे पहले मुझे दो चार मसले जो उठाए गए ना, हाँ। उसके ऊपर दो चार एक दो लाइन बता दूंगा। हाँ हमने बांग्लादेशी हिंदुओं को कभी पूछा ही नहीं हाँ क्या वो भारत में आके बसना चाहते हैं। आज वो ढाका को घेरा डाल के बैठे हैं। अगर आप अंतरराष्ट्रीय मसले छेड़ोगे तो उसके ऊपर का पूरा बात होगी। आसाम में बहुत लोगों ने अपना दूसरी बात जो भाई साहब ने कहा, हमारे भाई साहब ने, कि यूएन में क्यों नहीं ले गए। यूएन में हम कश्मीर ले गए थे, कश्मीर का मसला अब भी खड़ा है। यूएन एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है और आपको भी कहीं ना कहीं हर एक राजकीय पार्टी को वो समझना पड़ेगा, राष्ट्रहित पहले आएगा। उसे आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहो, उसे आप राष्ट्रवाद कहो, उसे आप हिंदुस्तानियत कहो, उसे आप जो भी कहो, सेक्युलरिज्म कहो, जो भी कहना है कह लो। कल्चरल नेशनलिज्म बोलते हैं आशीष जी। हिंदुस्तान का, इंडिया का सर्वोपरि रखना पड़ेगा। भाजपा का वर्जन। और दूसरी बात, भाजपा का वर्जन नहीं भैया, मैं सच बता रहा हूं। और आप हर एक बात में, ये तो आदत थी हमारे जलेबी वाले भाई साहब की, वो जलेबी की फैक्ट्रियां बनाएंगे। अदानी जी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे, अंबानी जी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे, वो जलेबी की फैक्ट्रियां बनाएंगे। अब जब आप बात करें हिंदू मुस्लिम की, देखिए भाई साहब, मूलतः देखें ना तो हिंदू मुस्लिम जो आम आदमी है ना, उसमें कोई खटाई नहीं है। बिल्कुल, उसमें कोई खटाई नहीं है। बिल्कुल, ये खाली राजकीय पार्टियां अपनी रोटियां सेकने के लिए कोई हिंदू की तरफ कोई मुस्लिम की तरफ होती है। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से देख सकता हूं, मेरे पास पड़ोस में कोई हिंदू रहता है, कोई मुस्लिम रहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल, मैं वो सेवाई भी खाता हूं आज भी। उसे आप हिंदुस्तानियत कह लो तो हिंदुस्तानियत है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कह दो तो वो है। हाँ, अगर वो जब भारत के सामने आंख उठाएगा और जब भारत पाकिस्तान की मैच जैसी होती होगी, वो पाकिस्तानी झंडा लेके घूमेगा, तो मैं उसको एक झापट मारूंगा। बिल्कुल सही। ये भी एक भारतीय करता है। और वो बात को कहीं ना कहीं ये जो समाजवादी विचारधाराओं से चलने वाले, मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब, समाजवादी विचारधाराओं से चलने वाले हमारे देश के सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों को समझना पड़ेगा कि भारत की जो बहुधा प्रजा है उसको हमने 70 साल तक ये 15% के लिए दबा के रखा है। और वो जब उठ गई ना तो बहुत तकलीफ होगी। और वो बात मत करिए, मेहरबानी करके प्यार से कह रहे हैं, वो बात मत करिए। तभी तो पीडीए बनाया है ना, पिछड़ा को अलग करो, दलित को अलग करो, आदिवासी को अलग करो, यादव को अलग करो, वो तो जिसमें दिमाग अलग होगा करो, वो बात जुबे को करेगा ही अलग करो। नहीं। ये भाई साहब ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आएंगे, लंदन से पढ़ के आएंगे, यूएसए के गुरु लाएंगे और बात बट करेंगे। साहब मेरे सवाल का जवाब अभी आपने नहीं दिया। मेरे, अब मैं बता रहा हूं ना कि कोई है ही नहीं तकलीफ, कोई तकलीफ ही नहीं है। हिंदू और मुस्लिम के बीच में, आम आदमी के बीच में कोई तकलीफ ही नहीं है। तकलीफ वहां है जहां पर एक को, दो में से एक को आप बिठा देते हो कि तू तो अलग है, तेरा तो स्पेशल स्टेटस है, उसको समाज की मुख्य धारा के साथ आने ही नहीं देते, पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो, उसको पढ़ने नहीं देंगे, तो वो बेचारा करेगा क्या? की बात करेंगे। अरे भाई उसको भी पढ़ने दो ना, उसको मदरसा में क्यों भेजते हो आप? उसको भी कॉन्वेंट में भेजो। अगर मेरे बच्चे कॉन्वेंट में जाने वाले हैं तो वो मुस्लिम भाई के बच्चे भी जाने चाहिए।
सच्चर कमेटी की कोई भी रिपोर्ट नेता में क्या सोच सकता बताया है, था? सोचता है। 60 साल में कांग्रेस के रूल में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है कि मुसलमान से दलित से भी ज्यादा गरीब है मुसलमान। जो चलिए पहले ठीक है, राजा महाराजा अब हुआ करते ठीक है, थे आप लोगों मुसलमान, बात आ गई, वो अब हम सच्चर फाइनल कमेंट, कमेटी ठीक है, रिपोर्ट में ठीक है, दलित से भी नीचे का वर्ग ठीक है बोल सिंह दिया साहब, गया। भट्ट साहब आपकी बात आ गई, सिंह साहब आपकी बात आ गई, अब फाइनल कमेंट की तरफ अवधेश उपाध्याय इस बारी जी, ये ठीक है, उपचुनाव के अंदर ठीक है भट्ट साहब, अखिलेश जी ने बड़े भट्ट साहब अब हमारे पास थोड़ा वक्त, हमारे मार के जो बताया वक्त ना हमारे पास कम है, फाइनल कमेंट लेना राहुल जी पड़ेगा, को ठीक कि है भैया भट्ट आप साहब, बैठ जाओ, आप नहीं लड़ोगे, ठीक सही है, किया। ठीक है भट्ट साहब, मेरा सही। ठीक है, समय हमारे पास थोड़ा कम है, फाइनल कमेंट लेना पड़ेगा। अवधेश उपाध्याय उपचुनाव को लेकर ही एक फाइनल कमेंट चाहता हूं और आप उसी को लेकर बोलिए। देखिए बिल्कुल सौरभ जी, उपचुनाव में जो है निश्चित तौर पर जो है 9 की 9 विधानसभाओं पे भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और जो यूपी में जिन्होंने गुंडा राज किया अपने शासन में, जिनके राज में पूरा माफिया राज था, उनको जनता एक बार फिर से नकारने का काम करेगी। ठीक है आशीष जी, उपचुनाव को लेकर ही आप बोलिएगा फाइनल कमेंट। उपचुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं चुनेगी, मैं आपको बताऊं। देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में उत्तर प्रदेश देश में सबसे ऊपर, ड्रग्स में होने वाले व्यापार में सिंह साहब मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। ये सारी चीजों में है। उसके अलावा जो ठाकुरवाद चल रहा है, जैसा मैंने कहा, धनंजय सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह, सिपाही सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, धनंजय सिंह, रघुराज प्रताप सिंह, ये सब भी तो है। इन लोगों के खिलाफ तो कुछ कार्रवाई नहीं होती। ये जो बात सिलेक्टिव कार्रवाई करते हैं, देश में लोगों को प्रदेश में दिखता है कि आप कहाँ कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे। ये सब देख करके नौकरियां, स्वास्थ्य, पे होता है चुनाव। बातें बहुत होती हैं, लेकिन क्या मिला, इसको क्या मिला। सर आशीष जी, फाइनल कमेंट में मुझे लगता था कि आप अपनी तैयारियों को बताते अगर बिना आरोप लगा के, बहुत अच्छा होता, लेकिन आप नहीं बताए, ठीक कोई बात नहीं। अवनीश जी फाइनल कमेंट आप कीजिएगा। जी मैं एम्प्लॉयमेंट से ही शुरू करता हूँ। यूपी में 7 से 8 डिफेंस कॉरिडोर पे काम चल रहा है। हम सब जानते हैं कि योगी जी के आने के बाद तो यूपी का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था भारत में, वो 11वें या 12वें स्थान से उछल करके आज तीसरे और दूसरे स्थान पे है। शायद योगी जी के कार्यकाल खत्म होने से पहले वो पहले स्थान पे चला जाए। नंबर 1। नंबर 2, जनता ये भी देख रही है कि मुसलमान जो इस देश का है, खास करके यूपी का, वो अपने आप को फिलिस्तीन तक जोड़ता है, हमास तक जोड़ता है। और सपा और बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टी उनको अपने समाज पे बांटती है, अपने समाज से उसको काटती है। तो कहीं ना कहीं हिंदू वोट में जो बिखराव है उसको रोकने की कोशिश होगी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सबका साथ सबका विकास के दम पे भाजपा मेरे समझ से 7 से 8 सीट जीत सकती है इन 9 सीट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश जी आपका, मेजर आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, हिमांशु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अवनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बड़ी बहस में हमने चर्चा की। देखिए अगर इस बार बात किया जाए, क्या पीडीए के सामने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने अब एक नया अपनी स्ट्रेटजी जो अपनाई है, कटोगे बटोगे उससे फायदा मिलेगा, या दलितों और ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी रिझाने की, अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, उससे बात बनेगा, या 2027 से पहले ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला। उपचुनाव बहुत होते हैं, अन्य राज्यों में भी हो रहे हैं, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, जहां जहां भी है उपचुनाव, लेकिन जो दिलचस्पी उत्तर प्रदेश में है वो कहीं और नहीं देखने को मिल रहा है। उसका मतलब क्या है? यही उत्तर प्रदेश कहा जाता है कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। 80 लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतने की बात कह रही थी, जीत नहीं पाई, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए 10 सीटों पर अब उपचुनाव होने हैं, जिसमें अभी 9 पर ही हो रहा है। बीजेपी ये चाहेगी 27 से पहले एक संदेश दिया जाए। कमोबेश यही स्थिति समाजवादी पार्टी का है। अखिलेश यादव भी चाहेंगे, दिखाएंगे हम किसी से कम नहीं। देखना होगा कौन किस पर भारी पड़ेगा। चुनाव नतीजे आने के बाद हमको, आपको, सबको देखने को मिल जाएगा बड़ी बहस में। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।